विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन बेचकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। 10 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो हार दर हार से चोटिल कांग्रेस और उसके नेता के लिए एक और बड़ी पीड़ा की वजह बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस 15 साल के सत्ता वनवास की पीड़ा में, और लगता है इसी पीड़ा में नेहरू परिवार के एक रिकॉर्ड के टूटने की चोट अब असह्य हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने परदादा का रिकॉर्ड टूटने से आहत नेता प्रतिपक्ष अब मोदी के 1 साल में प्रधानमंत्री पद से हटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं? मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। पीड़ा कहीं की भी हो, असर बुद्धि और जुबान पर करती है। कांग्रेस तिलमिलाई हुई है क्योंकि 2014 के बाद से एक परिवार के राजयोग के भरोसे चलती कई राज्यों की सत्ताएं हाथ से फिसल चुकी हैं। भारत की राजनीति के ये 2 आख्यान अहम हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा से सदा नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाता, दुनिया में तेज गति की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ता नया भारत, और दूसरा आख्यान नेहरूवियन पॉलिटिक्स का, जिसे बीजेपी आधुनिकता की दौड़ में अपने सांस्कृतिक पहचान से कटा और तुष्टीकरण के घेरे में खड़ा बताती रही है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। 78 साल की आजादी में कुल 54 साल देश की सत्ता अगर कांग्रेस के हाथ में रही तो इसकी एक वजह नेहरूवियन राजनीति को माना जाता रहा। कहा जाता है कि नेहरू ने भारत को आधुनिक गणराज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से वो हमेशा बचते रहे, कन्नी काटते रहे। जबकि वोट बैंक के लिए नेहरू ने तुष्टीकरण की नीति से कभी परहेज नहीं किया। नेहरू और मोदी के अलग अलग मॉडल्स को समझना जरूरी है। नेहरू का आर्थिक मॉडल जहां समाजवाद से प्रेरित रहा, वहीं पीएम मोदी ने मुक्त बाजार, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए दुनिया की रफ्तार के साथ देश को जोड़ा।
देश की विदेश नीति नेहरू के दौर में जहां गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर टिकी रही, तो वहीं मोदी एरा में विदेश नीति बहुगठबंधन यानी मल्टी अलाइनमेंट और रणनीतिक स्वायत्तता के सूत्र पर कसे हुए चली। नेहरू काल में बुनियादी ढांचे के तौर पर बड़े अहम संस्थानों को बनाया गया, तो वहीं मोदी के दौर में बड़े संस्थानों के साथ ही एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया पर फोकस से देश ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों स्तरों पर शानदार काम किया। सबसे अहम रही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जो नेहरू के दौर में ज्यादातर कूटनीति और आदर्शवाद के सिद्धांतों पर चली और देश का नुकसान हुआ। तो वहीं मोदी काल में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सख्त रही और मोदी ने सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दी और एक सूत्र पर काम किया, जैसे को तैसा। भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया, भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। मोदी के इसी तेवर ने 2014 के बाद से कांग्रेस को परेशान कर रखा है। कांग्रेस इज इंडिया और इंडिया इज कांग्रेस के अनकहे फॉर्मूले को चलाकर जो लोग देश की सत्ता की मलाई काटते रहे, अब देश की जनता उसी लोकतांत्रिक जमीन पर उनके सत्ता स्वप्नों को काट चुकी है। वो दौड़ तो रहे हैं पर एक गहरी मूर्छा के साथ। हाल ये हुआ कि अपनी ही नाकामियों को मिटाने के लिए वो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने खुद का खुद होना भी नामंजूर कर दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बीजेपी कहती है कि हताश राहुल गांधी अपने परदादा नेहरू की उसी नेहरूवियन पॉलिटिक्स के साथ मोदी की राजनीति का मुकाबला करने उतरे हैं, जिसके भरोसे मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नेहरू के पोते और बेहद मामूली परिवेश और गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले मोदी में अंतर क्या है, ये समझना जरूरी है। मोदी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है, तो राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते रहे। मोदी सबका साथ की बात कहते हैं, तो राहुल गांधी लोगों को जाति में बांटकर राजनीति के सूत्र को साधते दिखते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त होते हैं, सेना को खुली छूट देते हैं, तो राहुल गांधी देश के सैनिकों के पराक्रम पर ही सवाल उठाते हैं। चाहे कोविड का दौर हो या तेल संकट, मोदी हर संकट में देश को हौसला देते हैं, तो वही राहुल गांधी हर संकट में लोगों को भयभीत और भड़काने की नीति पर काम करते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। क्या देश में राजनीति की लड़ाई अब आशावाद बनाम घोर निराशावाद के बीच है? वैश्विक चुनौतियों के बीच एक तरफ पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी नेता आर्थिक सुनामी से देश के लोगों को भयभीत करने में लगे। अगर नेहरू के राजसी परिवार से आने वाले नेता प्रतिपक्ष की तुलना पीएम मोदी से करें, तो मोदी लगातार 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं 12 साल से ज्यादा समय से वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
अगर देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 4,610 दिन तक शासन किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी 10 जून तक 4,399 दिन पूरे करेंगे। अगर राज्य और केंद्र दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी के शासन का अनुभव मिला दें तो ये 9,009 दिनों का हो जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी हर दिन करीब 16 से 18 घंटे काम करते थे। वो खुद को एक राजनेता से ज्यादा गुजरात का 24 घंटे काम करने वाला सीईओ कहते थे। इसी गुजरात मॉडल को लेकर 2014 के चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी उतरे थे, जो आशाओं, उम्मीदों और नए सपनों से भरा था। गुजरात यानी अकाल पीड़ित, 10 साल में 7 साल अकाल। एक आपके यहाँ से जो नर्मदा मैया आती हैं वही एक हमारा भरोसा है, आसरा है, और हमारे नसीब में कुछ है नहीं। और हालत हमारी ऐसी है कि रण है हमारे यहाँ, रेगिस्तान है, और इधर रेगिस्तान उधर पाकिस्तान। ये हमारा हाल है। मित्रों, हमने एक बहुत बड़ा अभियान उठाया, जल संचय का बहुत बड़ा अभियान उठाया। चेक डैम बनाए, पानी को रोकने का काम उठाया, बहुत बड़ा। और भारत सरकार के एक एजेंसी को हमने काम दिया, जरा देखो भाई हम इतनी मेहनत कर रहे क्या हो रहा है। अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि मेरे यहाँ करीब 13 मीटर वाटर लेवल ऊपर आए हैं। मोदी के आशा से भरे इसी मॉडल ने देश का भरोसा जीता, और ये भरोसा ऐसा बना कि देश की जनता ने 3 टर्म मोदी के लिए लॉक कर दी। और जिस रफ्तार से मोदी लहर पिछले साल महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में चली और इस साल बंगाल, असम समेत 3 राज्यों में चली, उससे तो ऐसा लगता है कि 2029 में भी ब्रांड मोदी पर ही मुहर लगेगी। पीएम मोदी की राजनीति का एक बड़ा अहम सूत्र है सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवाद। प्राचीन भारत की परंपरा, वैदिक काल के गहरे गणितीय और दर्शन शोध, जिसे नेहरू ने एक तरह से धार्मिक पहचान से जोड़कर नेपथ्य में डाल दिया था। बदले में धर्मनिरपेक्षता की चादर में लपेटकर मुगलिया खंडहरों को सहेजा। मोदी राष्ट्र की उस प्राचीन सांस्कृतिक चेतना को भी वापस लाए। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो क्या एक खास इकोसिस्टम के पेट में मरोड़ की वजह भारत की सांस्कृतिक चेतना का जागृत होना ही है? और कई दशकों तक जिस पहचान से कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता ने दूरी बनाई, अब मोदी कल्ट ने उसी पाखंड को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद से देश की सांस्कृतिक पहचान से बचने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसे पूरे विश्व में पहुंचाया। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं
और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र भारत के महाउपनिषद का सूत्र है, लेकिन आरोप लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े दर्शन और इतिहास को मिटाकर वामपंथी इतिहासकारों ने तुष्टीकरण की राजनीतिक जमीन तैयार की। ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि आजादी के बाद से नेहरूवियन एरा में प्राचीन हिंदू संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। भारतीय दर्शन से लेकर विज्ञान, आस्था, संस्कृत जैसी भाषा और प्राचीन इतिहास को कमतर बताया गया। नेहरू ने ऐसी हर कोशिश पर अपनी सहमति दी, लेकिन मोदी एरा के बीते करीब एक दशक से ज्यादा समय में भारत की सांस्कृतिक चेतना फिर लौटी। वो अपने इतिहास को फिर से जानना चाहती है। वो वामपंथी इतिहासकारों के नैरेटिव से अलग गौरव से भरी भारतीय संस्कृति की विरासत को फिर जीना चाहती है, जिसके सूत्रधार बने पीएम मोदी। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति। तो क्या बेचैनी इस बात की हो जाती है कि मोदी की लीडरशिप में भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान और चेतना को लेकर जागृत हो रहा है? जिस सांस्कृतिक चेतना को पश्चिम से आए कथित सेक्युलरिज्म की टर्मिनोलॉजी में लपेटकर फेंक दिए जाने की भरपूर साजिश रची गई थी। तो क्या जब वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता आज का नया भारत अपनी पवित्र जड़ों की ओर लौटता है, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। कुछ लोगों को मोदी से दिक्कत इस बात को लेकर है कि वो भारत की प्राचीन परंपराओं और विरासत से देश के लोगों को जोड़ने में सफल हुए। देश के युवाओं को भारत की सांस्कृतिक धारा के गौरव से वो भरते दिखते हैं। ये सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति का पुनर्जागरण है। धर्म ध्वजा फहराएगी तो लोग धर्म के साथ रहेंगे। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है दया, धर्म का मतलब है त्याग, धर्म का मतलब है पाप से मुक्ति, धर्म का मतलब संबंध, धर्म का मतलब रिश्ता। ये जो भाईचारा खत्म हो गया था, जो पिछली हुकूमतों ने खत्म किया, वो भगवान श्री राम के आने से राम राज्य जैसा प्रतीत होने लगा है। देश के भीतर तुष्टीकरण के खेल से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वालों की दिक्कत इसी मोदी सूत्र से है, जो दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम से पूरब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार रूप देती है। वरना एक दौर वो भी था जब सार्वजनिक रूप से किसी मंदिर या मठ में जाने से देश के प्रधानमंत्री तक परहेज करते थे, और तो और वो दूसरे नेताओं पर भी दबाव बनाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। देश की स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ मंदिर के इन खंडहरों के जीर्णोद्धार की पहल शुरू हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े नाराज हो गए थे। पंडित नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते थे।
नेहरू के कैबिनेट मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यहां तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यही खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए एक पत्र तक लिखा था। प्रसाद ने जवाब में लिखा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। सैकड़ों वर्षों की दास्ता, दुर्दशा और स्वाधीनता के बाद भी वैचारिक दास्ता ने एक बड़ी आबादी से उसकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पहचान दोनों ही लगभग छीन ली। सार्वजनिक रूप से खुद को हिंदू कहना तक जैसे कोई दोष हो गया। लेकिन आजादी के कई दशकों बाद वोट बैंक के तुष्टीकरण वाली राजनीति का किला मोदी मॉडल के आगे दरकना शुरू हुआ। 2014 के चुनावों में मोदी एक अलग सूत्र के साथ मैदान में दिखे। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। बात सिर्फ सांस्कृतिक चेतना के लौटने भर की नहीं है। अयोध्या, काशी, सोमनाथ की बदली रंगत और रुतबे की नहीं है, बल्कि उस भाव की है जिसने देश की हाशिए पर डाल दी गई बहुसंख्यक आबादी को अपनी पहचान पर गौरव करने का अवसर दिया। लेकिन बात सिर्फ सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रही। मोदी राज में कुछ बड़े, कड़े और ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक पर कानून, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा, और देश के करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना। यही वजह है कि मोदी लीडरशिप निर्विवादित है। संकट के दौर से लेकर हर दौर में देश मोदी पर ही भरोसा करता है, और एनडीए के घटक दलों के दिग्गज नेता भी। टुडे इंडिया इज हैविंग right leader, right time, that is नरेंद्र मोदी। तो मोदी के जो मित्र हैं वो मोदी को ज्यादा बेहतर जानते हैं। जो मोदी से दूर हैं वो भी ये मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी से जलने वाले जलते रहें, लेकिन सच यही है कि मोदी ने अपने लक्ष्य, अपनी चुनौतियां दोनों खुद चुनी है। मोदी की लीडरशिप और उनके नए रिकॉर्ड के चर्चे पाकिस्तान तक में हो रहे हैं। उदासी की हजार वजह होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए एक ही वजह काफी है, नरेंद्र मोदी। अब एक और रिकॉर्ड पीएम मोदी तोड़ने जा रहे हैं। 10 जून को देश के राजनीतिक इतिहास में एक और पन्ना बदल जाएगा। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री अब राहुल गांधी के परदादा नेहरू नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ही होंगे। पर कांग्रेस के लिए चिंता भरा सवाल ये है कि आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। असदुद्दीन ओवैसी ने 6 साल पहले कसम खाई थी कि वो कागज नहीं दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए, मगर सीए और एनआरसी के लिए अपने कागज सामने नहीं रखे। उन्होंने मुसलमानों से भी यही अपील की थी कि वो कागज ना दिखाएं। ओवैसी ने दावा किया था कि वो गोली खाना मंजूर कर लेंगे, लेकिन मोदी सरकार के इशारों पर नहीं चलेंगे। भाईजान अब गली गली घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि कागज बनवा लो। ओवैसी की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि वे अपने कार्यकर्ताओं की हेल्प डेस्क भी इसके लिए बना चुके हैं। ऐसा यूटर्न ओवैसी का पहले कभी नहीं देखा गया। कर क्या रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए, ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप पे शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। तो बेहतर ये है कि आप अभी से चौकस रहिए, उसमें हिस्सा लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट कॉपी हो, SSC की मार्कशीट हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि SIR में इसको बड़ी एहतियात से और सीरियस लीजिए। वही ओवैसी हैं, वही मोदी सरकार है, मगर 6 साल में बदला सा हाल है। कभी कागज न दिखाने की कसम खाने वाले ओवैसी गली गली घूम रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं अपने अपने कागज बनवा कर रेडी रखो, क्योंकि उन्हें दिखाने का टाइम आ गया है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए, ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप पे शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। तो बेहतर यह है कि आप अभी से चौकस रहिए, उसमें हिस्सा लीजिए। कागज को लेकर गजब है ओवैसी का बदला हुआ स्टैंड। ओवैसी ने कागज दिखाने की अपील उस वक्त की जब तेलंगाना में SIR होनी है। इसी दौरान हैदराबादी भाईजान याकूतपुरा की संतोष नगर कॉलोनी में डोर टू डोर गए। ओवैसी ने ताकीद की कोई भी शख्स SIR कराने से छूट न जाए, और जिसके कागज पूरे नहीं थे उसे अपने कार्यकर्ता से संपर्क साधने को कहा। कभी कागज न दिखाने के बदले छाती पर गोली खाने को तैयार ओवैसी अब कह रहे हैं कोई भी कागज चलेगा, पापा दादा के जमाने का भी चलेगा, बस BLO के दिए जाने वाले फॉर्म में सही सही डिटेल भर देना और कागज भी अटैच कर देना। बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट कॉपी हो, SSC की मार्कशीट हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि SIR में इसको बड़ी एहतियात से और सीरियस लीजिए। ये अगर आपका नाम नहीं आएगा तो सिर्फ ना सिर्फ वोट डालने से आप महरूम हो जाएंगे, बल्कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी शहरियत पर भी सवालिया निशान उठेगा। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि इस SIR में को सीरियसली लीजिए। ओवैसी के जो तेवर CAA और NRC को लेकर थे वो SIR के लिए क्यों बदल गए? ऐसा क्या हुआ कि भाईजान का मेल्टडाउन हो गया? ये कोई स्ट्रेटेजी है या फिर किसी तरह का डर? तो इसे खुद ओवैसी की जुबानी समझिए, फिर उनके बोल वचन की वजह भी बताएंगे। ये आसान चीज नहीं है, याद रखिए। इसीलिए बार बार हम लोग पुकार रहे थे। मैं बिहार में देख चुका हूं और बिहार के बाद बंगाल में देख चुका हूं। इसीलिए मैं हैदराबाद आकर यहां पर टेक्निकल लोगों से मुलाकात किया। एकदम सही सुना आपने। ओवैसी खुद कबूल रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल भगवा यानी बीजेपी के पास चला गया, जबकि खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी का पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ताबड़तोड़ नहीं रहा। बिहार में AIMIM को 1.85% वोट मिले, जबकि पश्चिम बंगाल में 0.09%, यानी इंडी गठबंधन के दूसरे दलों की तरह ही ओवैसी की दाल बीजेपी के आगे नहीं गई। अब डर इस बात का है कि अगला बड़ा विधानसभा चुनाव जिस उत्तर प्रदेश में होना है, कहीं उनके साथ वहां भी खेला न हो जाए और फिर यूपी से होते हुए हैदराबाद तक न पहुंच जाए। हैदराबाद और तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी AIMIM की पूछ परख है। अगर यहां भी बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया तो ओवैसी की सियासत खत्म होने के चांस है, और ऐसा होने पर ओवैसी ब्रदर्स का भड़काऊ एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए ओवैसी कह रहे हैं कागज तैयार, पाताल से भी खोद कर ले आओ, मगर हर हाल में दिखाओ। कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूं, मेरे को भी 6 हैं। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो BLO ला के दे दिया हो गया। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता, शर्माने की बात नहीं, किसी जानने वाले को बताइए। मुद्दा चाहे कोई भी हो, ओवैसी के माइक से मोदी का जिक्र जरूर होता है। कुछ ऐसी ही बेचैनी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भाईजान के चेहरे पर आई थी।
जब चुनाव आयोग ने हैदराबाद सीट से 5,41,000 बोगस वोटर्स को हटा दिया था। ये ऐसे मतदाता थे जो या तो दूसरी जगह चले गए थे या फिर उनकी मौत हो चुकी थी। ओवैसी ने तब अपनी हैदराबाद सीट को रिटेन कर लिया, मगर इंडी गठबंधन के एक एक कर ढहते सारे किले और बीजेपी का दक्षिण राज्यों पर फोकस ओवैसी को भयंकर टेंशन में डाल रहा है, इसलिए वो कागज को लेकर रिवर्स में है। मैं बता ये रहा हूं कि जहां कहीं भी अब एसआईआर होगा, खास तौर से गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है। खास तौर से जो लोग देही इलाकों में रहते हैं, खास तौर से गरीब, इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर हो सकता है। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून होता है, यकीनन वो कानून बन चुका, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते हम। जिस वक्त तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तब देश के 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे पूरा कराया जाएगा, जिसमें दिल्ली भी है, उत्तराखंड भी है, झारखंड भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में ओवैसी ने पिछले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें महाराष्ट्र में कामयाबी भी मिली। क्या यही है ओवैसी की एसआईआर को लेकर टेंशन की असली वजह? क्योंकि आप देखिए कि ओवैसी की पार्टी आजादी से पहले की है। 1957 में इसका नाम बदलकर AIMIM किया गया। पहली बार AIMIM के किसी विधायक ने 1962 में चुनाव जीता, जबकि बीजेपी की स्थापना इससे काफी बाद में यानी 1980 में हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली कामयाबी 1985 में मिली और अब फर्क देख लीजिए। AIMIM की पहचान आज भी राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर है और उंगलियों पर गिने जाने वाले विधायक कुछ एक राज्यों में। वहीं बीजेपी 22 राज्यों में सरकार चला रही है और वो भी बड़े आराम के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुस्लिमों के सहारे अपनी सियासी नैया खींचना चाहते हैं, वहां भी चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे चुका है और वहां हैदराबादी भाईजान को इंडी दल बेहद हल्के में ले रहा है, इसलिए ओवैसी फिक्रमंद है। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि वेरी अनफॉर्चुनेट है कि एसआईआर को एनपीआर एनआरसी से जोड़ दिया गया, सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया, जो उनको इख्तियार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी को निराशा हाथ लगती है, तो तीसरा मौका होगा जब वो अपनी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में असफल रहे। आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा इलेक्शन में AIMIM को 0.2% वोट मिला था। ओवैसी के 38 उम्मीदवारों में से 37 की जमानत जब्त हो गई थी। 2022 में भी यही पैटर्न जारी रहा और 0.47% वोट ओवैसी की पार्टी को मिले। AIMIM ने 100 सीटों पर दांव चला, मगर 99 पर उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। और फिर पश्चिम बंगाल का मौजूदा नतीजा भी इसी फैक्ट पर मुहर लगाता है। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ओवैसी का फार्मूला फिट नहीं बैठ पा रहा। शायद इसलिए ओवैसी कागज दिखाने को तैयार हो गए। क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। इसी में हमारा कागज छुपा है। मार, दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आई। मार गोली, जिस जगह मारना है मार। मगर अब हम तुमको कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे। हमारा नाम काफी है। ये हम इसीलिए तो जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मैपिंग सही करवाइए, आप अपना नाम सही करवाइए, अपने बच्चों का नाम सही करवाइए। ये एनोमलीज अगर होगी तो फिर आप मुश्किल हो जाएंगे। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको।
एनोमलीज को, फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बात चले जाएंगी। आज वक्त है हमारे पास इन सब चीज़ों को सही करिए, और जिसका जो जेन्युइन वोटर है, जिसका नाम 2002 में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स जो आपको बोली डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको सबमिट करिए। ये वही ओवैसी हैं जो मोदी और योगी के नाम पर भड़क उठते हैं। याद है ना इनका 15 मिनट वाला फेमस डायलॉग? यूपी में भी भाईजान ने पुलिस को चैलेंज किया था, मगर भड़काऊ स्टेटमेंट काम नहीं आया। योगी का बुलडोजर अपराधियों पर दौड़ा तो वहां भी ओवैसी ने धर्म ढूंढ लिया। ओवैसी की तरह ही एसआईआर से दिक्कत दूसरी पार्टियों को भी है। समाजवादी पार्टी का नैरेटिव भी सुन लीजिए। जितने भी रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं उसमें विरोधी पार्टियों के वोटर्स के नाम ज्यादा काटे जा रहे हैं। अब मजबूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन लिया तो कौन सी अदालत सुनेगी। अब तो ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से बहुत दूर जा चुके हैं और शायद अब हमारी लोकतंत्र में दोबारा वापसी नहीं होगी, अनलेस कि एक पूरा इनकलाब आए हिंदुस्तान के अंदर। अखिलेश यादव के नेताओं की कथनी और फैक्ट में फर्क जान लीजिए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 2 करोड़ 40 लाख नाम हटाए गए और उसमें भी मुस्लिम बहुल जिलों के मुकाबले हिंदू बहुल जिलों का रेशियो ज्यादा है। बीजेपी जिन सीटों पर बीते इलेक्शन में जीती, वहां के वोटर्स हटने की तादाद सपा के मुकाबले बढ़ी है, मगर खास समुदाय के वोटरों को लेकर बहुत हाय तौबा मची है। जैसा कि ओवैसी शुरू से करते आए, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगने के बाद भी ओवैसी इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ते हैं। बीजेपी आरएसएस की ज़हनियत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है, और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा जिसका नाम बिहार के एसआईआर में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे क्योंकि उसका नाम एसआईआर में नहीं आया। ओवैसी की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक तो उनके मुस्लिम वोटर्स में उम्मीद के मुताबिक इजाफा नहीं हो पा रहा और अब मोदी विरोधी भी उन्हें भाव नहीं दे रहे। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एमएलसी के लिए आरजेडी से सपोर्ट मांगा। 5 विधायक होने के बावजूद एआईएमआईएम विधायकों के समर्थन की दुहाई दी, मगर तेजस्वी यादव विधान परिषद में एआईएमआईएम का साथ नहीं देना चाहते। उनके पास जीत के लिए जरूरी 25 वोट पहले से हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ओवैसी के पास ऑप्शन क्या है। शायद इसलिए गली गली घूमकर एसआईआर के लिए कागज इकट्ठा करने को ओवैसी कह रहे हैं। आप तमाम से अपील है कि एसआईआर में इसको बड़ी एहतियात से और सीरियस लीजिए। ये अगर आपका नाम नहीं आएगा तो सिर्फ वोट डालने से आप महरूम हो जाएंगे, बल्कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी शहरियत पर भी सवाल या निशान उठेगा। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि इस एसआईआर में को सीरियसली लीजिए और मजलिस के जो बूथ लेवल एजेंट्स होंगे वो आपकी ताउन के लिए तैयार रहेंगे। मोदी के प्रति ओवैसी की कड़वाहट भले ही कम नहीं हुई, मगर उनकी टोन अब पहले के मुकाबले थोड़ी डाउन है। वजह सिर्फ आंकड़े नहीं या अदालतों के फैसले नहीं, बल्कि जनता का रुझान भी। बीजेपी के प्रति बढ़ता पब्लिक सपोर्ट ओवैसी को कागज निकालने पर मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात अगली बड़ी स्टोरी की करते हैं। मोदी पुतिन की दोस्ती का जिक्र ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अक्सर होता है। उसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति ने भारत को अब ऐसा गेम चेंजर ऑफर दे दिया जिसे जानकर चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी बेचैनी बढ़ गई। रशिया ने भारतीय वायुसेना को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का 4था रेजिमेंट सौंपा। उसके चंद घंटे बाद ही पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच पर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने इस मंच से खुला ऑफर दिया कि रूस अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन के इस ढाई चाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चौंका दिया है। आपको सारा मामला समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति को आइडिया न था कि भारत पर दबाव बनाने का जो नया ट्रम्प कार्ड वो चलने की सोच भर रहे हैं, उसका जवाब भारत से पहले रूस की तरफ से आ जाएगा। ट्रम्प के नहले पर पुतिन का दहला अब अमेरिका से लेकर चीन पाकिस्तान तक की बेचैनी बढ़ा रहा है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की चौथी खेप तो भारत पहुंची ही थी। इसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने भारत को ओपन ऑफर दिया है। रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 की खरीद और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी तकनीकी पाबंदी के। Su-57 यानी कि सुखोई 57 रूस का 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टिल्थ फाइटर जेट है। यह हवाई श्रेष्ठता, ग्राउंड अटैक और ऑल वेदर वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का भरोसेमंद हवाई बाहुबली साल 2020 से रूसी सेना इसे इस्तेमाल कर रही है। डिजिटल आर्किटेक्चर, हाई स्पीड डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में यह बेजोड़ है। स्टिल्थ यानी कि दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आते हुए 12,000 किलो वजनी कुल 6 मिसाइलें ले जाने की जबरदस्त क्षमता, जबकि नॉन स्टिल्थ कंडीशन में 12 मिसाइलों के साथ उड़ान की जबरदस्त ताकत। एक बार में 4,500 किलोमीटर की उड़ान, दुश्मन पर पलक झपकते अचूक वार की क्षमता। इसी कारण अमेरिका समेत नेटो देशों की सेनाओं ने इसे सीक्रेट नाम दे रखा है। वो नाम है फैलोन यानी कि बेहद घातक। अमेरिकी वायुसेना और अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट कई मौकों पर कह चुके हैं कि रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट अमेरिका के एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट F-35 पर कई मायनों में भारी है, जिसे खरीदने का दबाव अमेरिका भारत पर बनाता रहा है। भारत पर ट्रंप सरकार ने भारी टैरिफ लगाने का दांव चला तो उसके पीछे एक वजह F-35 की डील को ना करना भी था। ऐसे में पुतिन के बयान के बाद अमेरिका की एयरफोर्स में काम कर चुकी लेफ्टिनेंट कर्नल कैरेन क्वित्सोवस्की का बयान भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पेंटागन की डिफेंस एक्सपर्ट भी रही हैं। भारतीय वायुसेना और सरकार का मानना है कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट बेहद महंगा है। इसके रखरखाव में काफी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंध मोदी सरकार के मिशन आत्मनिर्भर भारत का रास्ता रोकते हैं। And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से सुखोई 57 के जॉइंट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खुला ऑफर आना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सैन्य शक्ति के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर तो है ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश और व्यापार नीति के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। भारत के लिए रूस का सुखोई 57 ऑफर क्यों मायने रखता है, वो भी समझिए। अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचना चाहता तो है, लेकिन वो कभी भी भारत को F-35 की मुख्य तकनीक या उसका सोर्स कोड नहीं देगा। इसके उलट रूस भारत को सुखोई 57 भारत में ही बनाने, इसकी तकनीक साझा करने और मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसके निर्माण का ऑफर भी दे रहा है। तो अगर भारत रूस के सुखोई 57 के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो यह मौजूदा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और साउथ एशिया में भारत की सैन्य ताकत को एक नया टर्न, नई मजबूती दे सकता है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक हथियार सौदा नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत को कम से कम 30 साल आगे ले जाने वाला कदम मानते हैं। सुखोई 57 भारत के लिए 5 मोर्चों पर गेम चेंजर साबित होगा। कैसे, मैं आपको वो समझाता हूं। भारत के पास अभी कोई स्टिल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। भारतीय वायुसेना का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट राफेल है, जिसकी गिनती 4th और 5th जनरेशन के बीच के फाइटर जेट के रूप में होती है। इसके अलावा राफेल के मुकाबले चीनी वायुसेना के पास J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट है, जिसे लद्दाख और LAC के पास चीन ने तैनात कर रखा है। चीनी सेना इसे माइटी ड्रैगन कहती है। भारतीय सेना में सुखोई 57 के शामिल होने से चीन की यह हवाई बढ़त खत्म हो जाएगी। स्टिल्थ बनाम स्टिल्थ के मुकाबले में हम भारी पड़ने जा रहे हैं अगर सुखोई 57 भारत आ रहा है। चूंकि सुखोई 57 के शक्तिशाली इंजन और उसके हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस
चीन के J-20 के मुकाबले तिब्बत के कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ी इलाकों में ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। इधर चर्चाएं ये भी तेज हैं कि पाकिस्तान भी चीन का स्टेल्थ फाइटर J-35AE स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन का यह कम लागत वाला स्टेल्थ फाइटर जेट है। ऐसे में पुतिन का यह ऑफर भारत को तुरंत आधुनिक स्टेल्थ क्षमता देने वाला है। अमेरिका F-35 और चीन के J-20 के मुकाबले रूस का सुखोई 57 तकनीकी क्षमता में कितना भारी है, अब आपको यह भी बताने की कोशिश करते हैं। रूस का सुखोई 57 जिसकी ताकत, एयर डोमिनेंस जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जबकि अमेरिका का F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी कि हमला और जासूसी ये दोनों करता है। चीन का J-20 लॉन्ग रेंज वाला इंटरसेप्टर है। सुखोई 57 में फुल सुपर क्रूज क्षमता है, जबकि F-35 और J-20 में यह क्षमता बहुत थोड़े से ही है, मतलब बहुत आंशिक रूप से। सुपर क्रूज क्षमता का मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए बिना लगातार सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ना। इसमें फाइटर जेट के इंजन का आफ्टर बर्नर चालू करने की जरूरत होती ही नहीं है और फ्यूल की मोटी बचत होती है। इससे इंजन ज्यादा हीट नहीं करता और दुश्मन की मिसाइलें फाइटर जेट को अटैक के लिए लॉक नहीं कर पाती। और यही वजह है कि सुखोई 57 की एवरेज रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका के F-35 की 1240 किलोमीटर की रेंज है और चीन के J-20 की रेंज 1110 किलोमीटर की है। आमने सामने की लड़ाई में सुखोई 57 अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 पर भारी पड़ता है। ये दुनिया भर के विशेषज्ञ मान चुके हैं और इसकी वजह सुखोई 57 का थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, जिसके कारण ये विमान हवा में अविश्वसनीय रूप से टर्न ले सकता है, मोड़ सकता है और किसी को भी चकमा दे सकता है। पुतिन का सुखोई 57 वाले ऑफर से बड़ी बेचैनी पाकिस्तान और चीन को भी है, क्योंकि इसे पीएम नरेंद्र मोदी को पुतिन का बड़ा गिफ्ट कहा जा रहा है। दरअसल भारत खुद 5th जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। इसे एमका यानी कि एडवांस मिनिमम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसे पूरी तरह से तैयार होने में और भारतीय सेना का हिस्सा बनने में अगले 10 से 15 साल लग सकते हैं, यानी कि साल 2035 से 2040 तक का वक्त। ऐसे में रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी, उसका सोर्स कोड भारत को अपनी 5th जनरेशन का फाइटर जेट जल्द बनाने में बड़ी मदद करेगा। अगर भारत को सुखोई 57 का क्रिटिकल डेटा, इंजन टेक्नोलॉजी यानी कि AL-51 इंजन और स्टेल्थ कोटिंग की तकनीक मिल जाती है, तो भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट 10 साल के अंदर तेजी से पूरा हो सकता है। इससे बड़ा झटका पाकिस्तान को भी लगने वाला है। पाकिस्तानी फौज अभी अमेरिका के F-16 और चीन के J-10C फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जो चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारत के पास अगर रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट का घातक कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो पाकिस्तान की वायुसेना भारत के सामने पूरी तरह से लाचार हो जाएगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी फाइटर जेट को टेक ऑफ करते ही रडार पर पकड़ लेगा और सुखोई 57 का डेडली अटैक पाकिस्तानी जहाजों का काल बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है, इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि रूस ने भारत को सुखोई 57 का 2 स्क्वाड्रन खरीदने का ऑफर दिया है, जिसमें 36 से 40 फाइटर जेट आ सकते हैं। इसकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 2030-31 तक पूरी हो सकती है। डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास अभी फाइटर जेट्स के 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए इसे जरूरी माना गया है। इसी गैप को भरने के लिए भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का एमका प्रोग्राम शुरू किया है। सुखोई 57 के 2 स्क्वाड्रन से ये गैप भरेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा भारत के 100 से ज्यादा पुराने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में मिलेगा। यही सारा कैलकुलेशन कर पाकिस्तान बेचैन है, क्योंकि पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस जैसे कामरा, सरगोधा और नूर खान एयरबेस भारतीय सीमा से कम दूरी पर स्थित हैं।
सुखोई 57 भारत के उन चुनिंदा फाइटर जेट्स में से एक है जो इंटरनल वेपन्स बे के अंदर भी भारी मिसाइलें ले जा सकता है। भारत इसमें अपनी ब्रह्मोस NG हाइपरसोनिक मिसाइल को फिट कर सकता है, जो रूस के ही सहयोग से बन रहा है। इससे भारतीय वायुसेना बिना दुश्मन के रडार में आए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर को आसानी से तबाह कर पाएगी। रूस आज से नहीं बल्कि दशकों से भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। दोनों देशों में भरोसे का एक लंबा रिश्ता है। भारतीय सेना के लगभग 86% हथियार रूसी मूल के ही हैं। रूस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, परमाणु पनडुब्बी, मैन बैटल टैंक और मिसाइलें भारत की सेना का अहम हिस्सा रही हैं। सुखोई 30 MKI जो कई दशक तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रही, वो रूस की मदद से ही भारत में बना। भारतीय वायुसेना मल्टी रोल लड़ाकू विमान MiG-29, MiG-21 रूस का ही है। भारतीय सेना का मैन बैटल टैंक T-90 भीष्म, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी टेक्नोलॉजी भी रूस ने ही हमें ट्रांसफर की है। भारतीय नौसेना की कई क्रूज मिसाइलें, पनडुब्बियां और युद्धपोत और भारत का मौजूदा विमान वाहक पोत विक्रमादित्य भी रूसी मूल का ही है। अक्टूबर 2018 में जब पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, तब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की डील हुई थी। ये मोदी पुतिन की दोस्ती का बहुत बड़ा गिफ्ट माना जा रहा था, जिसे भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। उसमें 3 S-400 भारत को पहले ही मिल चुके थे, चौथा 3 जून को मिला है और 5वां इस साल के आखिर तक मिलने की उम्मीद है। इसी के बीच पुतिन ने जिस तरह सुखोई 57 फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया है, उससे भारत की मजबूती होना तय माना जा रहा है। यह सुखोई 57 की बात रही। पुतिन इससे पहले 3 मौकों पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश भी कर चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि रूस ने आज तक किसी और दूसरे देश को S-500 का सौदा अब तक करने की बात कही ही नहीं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने यह प्रस्ताव एकमात्र भारत को दिया है। केवल इस सिस्टम को सीधे बेचने के लिए नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर भी व्लादिमीर पुतिन दे चुके हैं। रूस ने पहली बार यह प्रस्ताव साल 2024 में रखा था और उसके बाद लगातार कई ऐसे मौके आए, जैसे दिसंबर 2025 का मौका, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा के दौरान और हाल ही में 2026 में भी इस ऑफर को फिर से दोहराया था। अब व्लादिमीर पुतिन ने आगे बढ़कर सुखोई 57 का ऑफर दे दिया है। यह भी माना कि S-500 का ऑफर फिर से आने वाला है। आप ये मानकर चलिए। इसे पुतिन का मोदी को डबल गिफ्ट कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन ने भारत को इशारा दे दिया है कि ट्रंप को टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ने वाला है।